So in this particular session, we are going to discuss a very famous poem, Ode to Evening, which is written by William Collins. It was published in 1746. 1746 में प्रकाशित कविता ओड टू इवनिंग, जो कि विलियम कॉलिंस के द्वारा लिखी गई है। आइए इसी को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो शुरू किया जाए। ओड टू इवनिंग इज़ अ पोएम डेडिकेटेड टू द प्रेज ऑफ इवनिंग। इसमें कवि ने इवनिंग की प्रशंसा करी है, यानी इवनिंग को प्रेज करा है, उन्होंने प्रशंसा करी है इसकी। इन द पोएम, कविता में, द इवनिंग इज़ रिगार्डेड एज अ गॉडेस। उन्होंने कविता में जो है इवनिंग को एक देवी की तरह जो है संबोधित किया है। विच इज़ अपोजिट टू द ब्राइटनेस ऑफ सन, जो कि सन के ब्राइटनेस के बिल्कुल विपरीत है। द पोएम हैज़ बिन रिटन इन 3 पार्ट्स। इस कविता को 3 हिस्सों में लिखा गया है। द फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट द वेलकमिंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द इवनिंग। पहले पार्ट में जो है वेलकम या ग्रीट किया जाता है इवनिंग को, स्वागत करना। इन द सेकेंड पार्ट, दूसरे हिस्से में, द पोएट आस्क्स द इवनिंग टू शो हिम द पाथ। और दूसरे पार्ट में पोएट जो है इवनिंग से पूछता है कि रास्ता दिखाओ मुझे, वेयर ही कैन अचीव पीस, कि उसे शांति कहाँ मिल सकती है। द लास्ट पार्ट डील्स विद द पर्सनल व्यू ऑफ द पोएट। और आखिरी के हिस्से में कवि ने अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रस्तुत किया है। एंड इट एंड्स विद अ जनरल ऑब्जर्वेशन। और ये एक सामान्य ऑब्जर्वेशन के साथ जो है इसकी एंडिंग होती है। आगे बढ़ें। द पोएट रिक्वेस्ट्स द गॉडेस ऑफ द इवनिंग। वो गॉडेस इवनिंग से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, टू टीच हिम टू सिंग, कि उसे गाने के लिए वो सिखाए। एज ही वॉन्ट्स टू मेक हर प्लीज्ड, क्योंकि वो इवनिंग को खुश करना चाहता है। मतलब वो इवनिंग से एक तरह से कहता है कि मैं क्या गाऊं जो आप खुश हो जाओगे। ही वॉन्ट्स टू एलर एंड सिंग फॉर हर ब्यूटी। वो उसकी खूबसूरती के लिए, उसकी सुंदरता के लिए गाना चाहता है, उसकी तारीफ करना चाहता है। ही एड्स दैट सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द नेचर। वह इसमें कहता है कि वो सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है प्रकृति के। ही सेज दैट, वह कहता है कि ही वांट्स टू प्लीज बाय द सूदनेस ऑफ हिज सॉन्ग। वह अपने गीत गाकर उसे वो खुश करना चाहता है, इवनिंग गॉडेस को। द पोएट ट्रीट्स हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, ट्रीट्स और वॉक्स टुवर्ड्स द माउंटेन साइड। वो चलते हुए जो है पहाड़ों की तरफ जाता है, टू हैव अ लुक ऑफ द इवनिंग, ताकि वो शाम को अच्छे से देख सके, उस खूबसूरती को शाम की। ही रिमार्क्स एट द एंड ऑफ द पोएम दैट द ब्यूटी ऑफ द इवनिंग इज़ इटर्नल। और आखिर में वो कहता है कि जो शाम की सुंदरता है वो इटर्नल है, यानी शाश्वत है, कभी खत्म ना होने वाली है। इट विल स्प्रेड पीस एंड हार्मनी अमंग द पीपल। यह लोगों के बीच शांति और एकता को फैलाएगी, सोसाइटी एंड नेचर, और साथ ही साथ समाज और प्रकृति में भी। द पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन। उनकी कलेक्शन ओवर ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलेजरिकल सब्जेक्ट्स, उनकी कलेक्शन का नाम है, उसी से यह कविता ओड टू द इवनिंग ली गई है। इट इज़ कंपोज्ड इन अ सिंगल स्टांजा। इसे एक सिंगल स्टांजा में, जो कि 52 लाइन्स में लिखी गई है। इट हैज़ नो राइमिंग, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इसकी। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि द पोएम इज एड्रेस्ड टू द इवनिंग, कि कविता जो है शाम को संबोधित किया गया है। द इवनिंग इज रिगार्डेड एज द गॉडेस। इवनिंग को एक गॉडेस की तरह रिगार्ड करा गया है। निम्फ और मेड, यानी कोई कह सकते हो कि गॉड का ही कोई पार्ट जो है एक तरह से, उस तरह से ट्रीट किया गया है। इवनिंग इज पर्सनिफाइड। इवनिंग को पर्सनिफाई भी किया गया है। पर्सनिफाई मतलब उसको एक, समझ ही रहो, कोई नॉन लिविंग को जब लिविंग की तरह ट्रीट किया जाता है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि पर्सनिफाई किया जा रहा है। हियर एंड गिवन द अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्राइट सन। सन के बिल्कुल विपरीत कैरेक्टरिस्टिक्स इसको दिया गया है। इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, कविता की शुरुआती में, द स्पीकर रिक्वेस्ट्स टू द स्पिरिट ऑफ द इवनिंग। वो स्पीकर जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है स्पिरिट, इवनिंग के स्पिरिट से, टू ग्रांट हिम द स्किल ऑफ सिंगिंग, कि वो उसे गाने की स्किल जो है दे, इन ऑर्डर टू प्लीज हर, ताकि वो उसे खुश कर सके। द स्पीकर सेज दैट सी इज़ एन इनचैंटिंग पार्ट ऑफ नेचर, कि वो प्रकृति का सबसे मोहित कर देने वाला आकर्षक हिस्सा है प्रकृति का। हु समटाइम्स लुक लाइक इन अ पेंसिव मूड, जो कि कभी कभी उदास मुद्रा में भी दिखती है। सी इज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ द स्पीकर्स सॉन्ग, और ये भी बात कवि स्वीकार करते हैं कि उसके सॉन्ग की फॉन्ड है वो इवनिंग जो है।
यानी वो सॉन्ग पसंद करती है। द फैसिनेटिंग नीम्स इन द इवनिंग दैट कम फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ फ्लावर्स ब्रिंग फ्रेग्रेंस, वो खुशबू लाती है जो फूल की कलियां हैं, इन द पीसफुल इन्वायरमेंट ऑफ द इवनिंग। यानी कह सकते हो कि यानी फूलों की महक जो है शाम को वो बहुत ज़्यादा फील करी जा सकती है। द ओनली साउंड दैट द स्पीकर लिसन्स इज दैट द क्राई ऑफ द बैट, और शाम के समय में वो एक ही चीख पुकार सुनते हैं, वो चमगादड़ की। मतलब उन्हें चमगादड़ को छोड़कर बाकी सारे खुश नजर आते हैं। एंड बेटल, और साथ ही साथ झिंगूर। ही एस्पायर्स और विशेस टू गो टू द ruined बिल्डिंग इन द वैली, वो एक टूटे हुए बिल्डिंग इमारत में जाना चाहता है जो कि घाटी में है। टू वॉच द ब्यूटी ऑफ द इवनिंग, ताकि वो शाम की सुंदरता को देख सके। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ डिस्टर्ब्ड बाय द विंड एंड रेन, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे हवा और वर्षा परेशान कर देती है, इस वजह से वो नहीं जा पाता है। ही डिसाइड्स टू विजिट द माउंटेन साइड टू सी द डिसेंडिंग इवनिंग, वो ढलते हुए शाम को माउंटेन साइड की तरफ जाकर देखना चाहता है। इन द एंड ऑफ द पोएम, कविता के आखिरी में, द स्पीकर एडमिट्स, कवि स्वीकार करते हैं, दैट द चार्म ऑफ द इवनिंग, कि जो शाम की सुंदरता है, शुड कंटिन्यू टू ब्रिंग पीस, यानी ये ऐसे ही बरकरार रहनी चाहिए, जो कि शांति और सामंजस्य एक तरह से लोगों के बीच स्थापित करने का काम करती है। The poet has used the concept of the evening as a way to put his view on the woman as contradictory figure, यानी यहाँ उन्होंने इवनिंग को एज अ वुमेन दिखाया है, एक कंट्राडिक्टरी फिगर के तौर पर। कंट्राडिक्टरी मतलब होता है जिससे हमें विरोधाभास होता है, यानी बिल्कुल विपरीत। समथिंग मिस्टीरियस एंड ऑल्सो जेनरस, मतलब उन्होंने कह सकते हो कि शाम को एक महिला की गुणों से तुलना करी है, शाम की गुणों की तुलना महिला के गुणों से की है, जो कि काफ़ी मिस्टीरियस होता है। जेनरस मतलब होता है उदार, काफ़ी उदारवादी भी होती है महिलाएं, उदारवादी प्रवृत्ति की। द इवनिंग इज मर्जिंग पॉइंट ऑफ द सनलाइट, और इवनिंग एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सनलाइट जो है और सनसेट, एक्चुअली यहाँ पर सनराइज हो तो और अच्छा है, नहीं, सनराइज और सनसेट का एक मीटिंग पॉइंट है। दोनों यहाँ पर जो है यहीं से सूर्यास्त होता है, और एक तरह से उम्मीद भी जगती है कि नहीं सूर्योदय भी होगा। इन अ वे इट इज़ ए ट्रांजिशन फ्रॉम लाइट टू डार्क, हालांकि एक बदलाव है प्रकाश से अंधकार की तरफ, डे टू नाइट, दिन से रात की तरफ। डिपिक्टिंग द नेगेटिव साइड ऑफ द इवनिंग, हालांकि वो सिर्फ अच्छा ही नहीं बुराइयों को भी बताते हैं। इवनिंग के निगेटिव साइड्स के बारे में वो कहते हैं कि इट सिम्बॉलिकली हाइड्स ऑल द फेसेस ऑफ द डे टाइम, यानी दिन के सारे चेहरों को ये छिपा लेती है अपने अंदर, वेदर गुड और बैड, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। इट इज़ डार्कनेस, एवरीथिंग इज सेम एंड मिस्टीरियस, और सब तरफ अंधेरा होता है, सब कुछ वही एक जैसा दिखता है, मिस्टीरियस दिखता है, काफ़ी रहस्यमयी दिखता है। इट इज़ द ईव, यानी ये संध्या ही होती है, शाम ही होती है, दैट मेक्स श्योर दैट द नेक्स्ट डे इज सर्टेनली गोइंग टू बी ब्राइट एंड सनी। लेकिन ये बात, ये एक तरह से सकारात्मक तौर पर वो कहते हैं कि ये शाम ही होती है जिससे हमें एक अगले नए दिन की एक उम्मीद हमारे अंदर जगती है। इन दैट सेंस इवनिंग इज सीड ऑफ द होप, ये एक तरह से उम्मीद की बीज है, नहीं उम्मीद की किरण है, लाइफ ऑफ द नेक्स्ट डे, और जो कि एक नया दिन लेकर आती है। कॉलिंस पर्सनिफाइज इवनिंग इन दिस पोएम एज चेस्ट ईव, एक पवित्र बताते हैं इसे, विच इज़ अ बिब्लिकल एल्यूजन टू ईव, जो कि ईव को ही बिब्लिकली एल्यूज किया गया है यहाँ पर, उसी का एक अलग रूप है। द कंपेरिजन ऑफ द इवनिंग टू द बिब्लिकल ईव इज एम्बिगस, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है विडंबनात्मक है यहाँ पर। इफ़ द फॉलन एंड फ्लॉड स्टेट ऑफ ईव इज, यानी एडम और ईव आपने सुना होगा, जो उसका फॉलन एसोसिएटेड जो पार्ट है उसी को यहाँ जोड़ा गया है इससे कि एसोसिएटेड टू द इवनिंग, देन द इवनिंग बिकम्स समथिंग नेगेटिव एंड कर्स्ड स्टेट ऑफ द डे, मतलब पहले वो तारीफ़ करते हैं और जब वो कुछ बुरा करता है तो उसे एक कर्स्ड बताते हैं, शापित बताते हैं। व्हेन द ब्राइट लाइट ऑफ द सन इज मिस्ड एंड सेट, जब सूर्य की रोशनी खत्म हो जाती है तो वो भी अंधेरा हो जाता है, हर तरफ मिस्टीरियस सब कुछ दिखता है। बट इफ़ द पोएट इज कंपेयरिंग इवनिंग विद द इनोसेंस, यदि वो उसकी तुलना मासूमियत से कर रहे हैं, एंड प्योरिटी ऑफ ईव, और उसकी पवित्रता से भी, देन द इवनिंग मीन्स अ ब्यूटिफुल टाइम ऑफ द डे, तब फिर वो दिन का एक अच्छा हिस्सा बताते हैं शाम को। व्हेन एवरीथिंग कम्स टू द
रेस्टिंग पॉइंट, जब सब कुछ विरामावस्था में हो जाती है, विथ पीस एंड हार्मनी, शांति और सामंजस्य हर जगह होता है, ऑल अराउंड, चारों तरफ, द इंटेंशन ऑफ द पोएट इज स्टिल एम्बिगस, लेकिन फिर भी वो उनके अंदर की जो इरादे हैं, उनके अंदर की जो इच्छाएं हैं, वो शांत नहीं होती, वो स्थिर नहीं होती हैं। ओड टू द इवनिंग इज़ अ नेचर पोएम, यह एक प्राकृतिक कविता है, यानी रोमांटिक पोएम इसको हम कह सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द प्रील्यूड्स टू द रोमांटिक मूवमेंट, यह हालांकि रोमांटिक मूवमेंट से पहले इसको लिखा गया, लेकिन एक बहुत ही अच्छी कविता इसको मानी जाती है, जो कि एक बिगिनिंग के तौर पर इसको देखा जाता है। इट इज़ रिटन ऑन नेचर, इसे प्रकृति के बारे में लिखा गया है इसको, मोर देन ह्यूमन नेचर, इंसान के स्वभाव से ज़्यादा इसमें प्रकृति के बारे में बताया गया है। इट इज़ रिटन अबाउट द स्ट्रेंज पार्ट ऑफ द डे, दिन के एक अजीब विचित्र हिस्से के बारे में है, विच इज़ नाइदर डे और नाइट, जो कि ना ही दिन है ना ही रात है। दिस पोएम इज़ नॉट इवन न्यू क्लासिकल नॉर प्री रोमांटिक, यानी ना ही ये न्यू क्लासिकल एज में लिखा गया है, ना ही ये प्री रोमांटिक एज में लिखा गया है। द पोएम इलिस्ट्रेट्स मेलंकली पोइट्री, और ये एक मेलंकलिक पोइट्री को भी दर्शाता है। मेलंकलिक मतलब होता है जो एक सैड टोन के साथ लिखी जाती है। द स्पीकर ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ स्प्रिंग्स, वैलीज, प्राकृतिक दृश्यों का भी वर्णन करते हैं। द सन एंड द इवनिंग स्टार, तारों की, सूर्य की, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम, कविता के आखिरी आधे शुरुआती हिस्से में। ही क्रिएट्स ऑलमोस्ट ए ड्रीम लाइक वर्ल्ड, मेंशनिंग द सन एंड द इवनिंग स्टार, एक तरह से एक सपनों की दुनिया वो तैयार कर लेते हैं। द पोएट आल्सो इन्फॉर्म्स ए पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम डे टू नाइट, और इसको एक पैसेज ऑफ टाइम कहते हैं, जो कि दिन से रात की तरफ हमें ले जाता है। फाइनली द स्पीकर रिटर्न्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ रूरल लाइफ, और अंततः वो गांव के ग्रामीण जीवन की तरफ लौटते हैं। कॉलिंस ने इसमें जो है, कॉलिंस हैज आल्सो यूज्ड फिगरेटिव लैंग्वेज, उन्होंने फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया है, जैसे कि मेटाफर्स हो गया, पर्सनिफिकेशन, इमेजरी, जैसे कि एक लाइन में देखा जा सकता है, विथ शॉर्ट श्रिल श्रिक, यहाँ पर एलिट्रेशन है, नहीं, हियर वी कैन सी द यूज़ ऑफ एलिट्रेशन, यहाँ पर हम एलिट्रेशन के प्रयोग को देख सकते हैं। द पोएम प्रमोट्स द सीनरी ऑफ नेचर, यह प्रकृति के दृश्य को एक तरह से प्रमोट करता है, यानी उसकी प्रशंसा करता है। इट आल्सो कॉन्ट्रास्ट्स द न्यू क्लासिकल थीम, यह न्यू क्लासिकल थीम के अगेंस्ट है, खिलाफ है, विच इज़ अबाउट ह्यूमन नेचर, जो कि मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखा जाता है। द पोएम लुक्स फॉरवर्ड टू द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, यह एज ऑफ सेंसिबिलिटी की एक झलक हमें दिखाता है। इट डिस्क्राइब्स द माउंटेन स्टॉर्म एज वेल, यह आंधी और पहाड़ों के बारे में भी हमें दिखाता है, बताता है। एज द इमेजेस ऑफ विंटर, जैसा लगे मानो एक सर्द मौसम की जो है दृश्य हों। द पोएट सीम्स टू बी एडॉप्टिंग द काम बिहेवियर ऑफ इवनिंग, यह इवनिंग के एक शांत व्यवहार को दर्शाता है। एज इट हैज़ नो राइम स्कीम, चूँकि एक राइमिंग स्कीम इसकी कुछ नहीं है। इट शोज द मॉडिफाइंग बिहेवियर ऑफ द पोएट, यह कवि के एक अलग व्यवहार को दर्शाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू कपलेट्स, इसे कपलेट्स में बांटा गया है, ऑफ आयमिक पेंटामीटर, और इसको आयमिक पेंटामीटर में लिखा गया है, और कभी कभी ट्राईमीटर में भी। दैट इज़ इट, थैंक यू।